अगर आपका स्पेन से फैमिली वीज़ा पास होकर आ गया है, अब आपने पाकिस्तान में अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि फ़ाइल को कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं। अक्सर लोग जो है इस पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते फ़ाइल पे। तो क्या करते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो उनके जहन में आते हैं वो कंप्लीट करते हैं, जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं वीज़ा ट्रॉनिक्स में, और फिर वहाँ पे पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट मिस है और ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर है। मतलब काफ़ी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपका फैमिली वीज़ा है, आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपको फिर फ़ाइल के से रिलेटेड कोई इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये बात करेंगे। 7 डॉक्यूमेंट आपने पाकिस्तानी ओरिजिनल 7 डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो स्पॉन्सर का बर्थ सर्टिफिकेट और एप्लीकेंट का अपना बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब कि फ़र्ज़ करें हस्बैंड स्पेन में रह रहे हैं, उनके पास रेजिडेंस कार्ड है, उन्होंने वहाँ से वो फिंगर लेटर आपको इशू करवाया है ना, तो वो हस्बैंड स्पेन में है, वाइफ पाकिस्तान में है। तो वाइफ का भी बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेंट वही होता है जो इधर से दरख्वास्त दे रहा है, ठीक है, वीज़ा अप्लाई हो रहा है जिसका। और वहाँ से जो आपके हस्बैंड का भी बर्थ सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद FRC मतलब कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से आपने निकलवानी है, तो इसे FRC भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा MRC होता है जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसे MRC कहते हैं, वो यूनियन काउंसिल से इशू होता है। अब ये कितने डॉक्यूमेंट हो गए? 4 डॉक्यूमेंट हो गए, 2 बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, FRC MRC। उसके बाद उर्दू वाला निकाहनामा ओरिजिनल, जो हाथ से जब आपका निकाह होता है तो मौलवी आपको हाथ से लिख के देता है। 5 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके अलावा आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है, फिर उसके बाद आपने लेपर्ड कोरियर में जाना है, उनके पास जाना है, तो वहाँ पे आपने अपने जो वो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मेरा ख्याल है पासपोर्ट है, रेजिडेंस कार्ड की कापी, FRC, वीज़ा लेटर वगैरह, और वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाला पुलिस कैरेक्टर को जमा करेंगे। फिर आप को से तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम लेंगे आपसे, और वो आगे भेज देंगे नेशनल पुलिस ब्यूरो। तो वहाँ से एक पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट बन के आएगा नेशनल पुलिस ब्यूरो से, वो सारे डॉक्यूमेंट वो रख लेंगे। नेशनल पुलिस ब्यूरो वाले आपको वो एक पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देंगे, वो आपको लैपड के ज़रिए ही दोबारा वापस मिलेगा, आपने कलेक्ट उन्हीं से करना है। तो वो पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर से बनवा सकते हैं, मतलब कि कोई उसकी नॉर्मली आप अपने ज़िले से जो है वो जाके बनवा सकते हैं पुलिस करेक्टर स्पेन के लिए। तो अब हम बात करते हैं, ये 7 डॉक्यूमेंट आपने ये 7 रेडी करने हैं यहाँ से। अब बात करेंगे इनकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितनी मियाद होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका पहले से बना हुआ है, अभी नहीं आपने बनवाया, आपने देखना चाहते हैं अपॉइंटमेंट्स आपको नहीं मिली, कुछ लेट हो गई, आप देखना चाहते हैं कि कितनी देर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, तो जो स्पेन से वीज़ा आपका फिंगर लेटर पास होकर आया हुआ है उसके लिए कोई इशू नहीं। पहले उसके लिए 2 मंथ टाइम था, अभी वो भी नहीं है, 6 मंथ तक एक्सेप्ट हो रहा है उसका, तो उसकी तो कोई इशू नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताए हैं, उनमें से बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, MRC, जिस तरह ये डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो आपने प्रिंट आउट करवाते हैं आप, तो ये डॉक्यूमेंट 1 साल के लिए वैलिड है। उर्दू वाला निकाहनामा जो है वो लाइफ टाइम वैलिड है। जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं अगर 1 साल से ऊपर हो जाए, जो आपने अपॉइंटमेंट ली है और अपॉइंटमेंट की डेट है, आपने उस डेट को देखना है और इशू डेट को देखना है। डॉक्यूमेंट की इशू डेट से उस डेट तक वैलिड होना चाहिए 1 साल। मतलब कि 1 साल से अगर 1 दिन पहले भी या 2 दिन पहले भी आप लेके जाते हैं तो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1 दिन भी आप ऊपर चला जाता है, आप लेके जाते हैं, तो वो आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 मंथ वैलिड है, तो 6 मंथ वैलिड है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं आपको इसके मतलब भी बताता हूँ, इसके ज़्यादातर लोगों को क्या इशू आता है इसका, कि अगर आप पहले से पुलिस कैरेक्टर आपने बनवाया हुआ है, अपॉइंटमेंट आपने ली है, जो अपॉइंटमेंट की डेट है उसके 1-2 दिन बाद ये एक्सपायर हो रहा है, तो फिर उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको मसला ये आएगा कि आप नया भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले नहीं बनवा सकते जब तक पहले वाला एक्सपायर ना हो। मैं आपको एक फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे, आपका मतलब कि वैसे ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 25 तारीख को किसी भी मंथ की 25 तारीख को इशू हुआ है ना आपका पुलिस का सर्टिफिकेट, तो वो एक्सपायर कब हो रहा है? 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद आपने देखना है कि वो 24 को एक्सपायर हो रहा है, तो और 24 वाले दिन आपका न्यू बन जाएगा, और इससे पहले आपका न्यू पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। तो अगर आपका एक्सपायर होने में 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, आपको बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, तो पहले आप नहीं बनवा सकते उसको, बिल्कुल आप एंड टाइम पे आपका पुलिस का सर्टिफिकेट जो है वो 1-2 दिन पहले तो आप बन नहीं सकता, 15 से 20 दिन वो टाइम लेते हैं।
तो ये भी आपने नोट करना है कि अपॉइंटमेंट लेते वक्त, ठीक है, पहले से ही या तो आप बनवा लें उसे। अभी आपको पता चल रहा है कि 1 मंथ रह गया है इसे एक्सपायर होने में, या आप फ़र्ज़ करेंगे 1.5 मंथ हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लेंगे 2 मंथ, 1.5 या 2 मंथ रह गया एक्सपायर होने में पुलिस कलेक्टर, और आप अपनी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मिली नहीं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पहले उसको न्यू बनवाएं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट 3 मंथ वैलिड है, इसका कोई इशू नहीं। अगर ये एक्सपायर हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1 दिन लगता है बनने में मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे सिंपल मुफा अटेस्टेशन करवा लें, जो कि फॉरेन ऑफिस की स्टैंप होती है, जो पहले लगती थी, अपोस्टाइल अभी स्टार्ट हुई है ना, तो वो आप लगवा लें। बाकी सब डॉक्यूमेंट को आपने अपोस्टल करवाना है, तो इसको मेडिकल सर्टिफिकेट को वो 1 दिन में बन जाता है और 1 दिन में टेस्ट हो जाता है। और ट्रांसलेशन में आप देख लें, आपको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 वीक लगे, इससे ज़्यादा टाइम लगे, या किसी से करवानी है तो इतना नॉर्मल टाइम लगता है, उसका कोई इशू नहीं होता। अगर वो एक्सपायर हो भी रहा, आप अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद भी आप उसे बनवा सकते हैं। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने अपोस्टाइल करवाना है। अगर तो आपके पास टाइम है और मेडिकल सर्टिफिकेट को भी आप अपोस्टल करवा लें, मुफ्त अटेस्टेशन चले रहने दें फिर, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपोस्टल करवाना है, मुफ्त अटेस्टेशन की आपको फिर ज़रूरत नहीं। अपोस्टाइल भी फॉरेन ऑफिस से ही होके आता है, ठीक है। अब आपने इन सब डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवा लिया, उसके बाद आपने इनको स्पेन भेज देना है, अपने हस्बैंड को स्कैन करके, ओरिजिनल नहीं, यहाँ से ओरिजिनल ना भेजें, स्कैन करके फ्रंट बैक स्कैन करके, अपोस्टल भी साथ आपने स्कैन करनी है, वहाँ पे ट्रांसलेटर को भी आपने कहना है, वैसे वो करते हैं मेंशन, फिर भी आप एहतियातन कह सकते हैं उसे कि अपोस्टाइल की भी स्टैम्प आपने साथ ट्रांसलेशन में मेंशन करनी है, तो जब वो मेंशन करेगी। उसके अलावा एक और आपको इशू आ सकता है, कुछ वहाँ पे स्पेन में ट्रांसलेटर ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती, या उर्दू अगर आती भी है तो वो उर्दू से दे के डॉक्यूमेंट स्पेनिश में ट्रांसलेट नहीं कर दें, इंग्लिश से ही कर दें। फिर आपने उर्दू वाले निकाहनामे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है सबसे पहले, ट्रांसलेट करवाने के बाद वो जो उर्दू वाले निकाहनामे अपोस्टल की स्टैम्प होगी वो भी आपने साथ मेंशन करवानी है, फिर ताकि जो स्पेनिश ट्रांसलेटर होगा वो देख लेगा इंग्लिश वाली स्टैम्प के साथ वो भी मेंशन कर देगा। अगर आप साथ इंग्लिश में नहीं करवाते पोस्टल की स्टैम्प मेंशन, तो फिर वो ट्रांसलेशन में नहीं करेगा, फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। एक छोटी ये गलती आपने जो है लाजमी नोट कर लें, ये नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग उर्दू वाले निकाहनामे को अपोस्टाइल नहीं करवाते, आपने उर्दू वाले निकाहनामे को भी लाजमी पोस्टल करवाना है। सब डॉक्यूमेंट्स को, पाकिस्तानी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबको पोस्टल करवाना है। कुछ लोग निकाहनामा को नहीं करवाते, आपने ये भी नोट करनी है, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप सब डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के स्पेन में भेज देंगे, वहाँ से वो ट्रांसलेशन करवाएं, ट्रांसलेशन वहाँ से आपने ओरिजिनल मंगवानी है जहाँ पे, उसके साथ ट्रांसलेशन के आपने और डॉक्यूमेंट जो स्पेन से मंगवाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका वीज़ा पास हुआ है, फिंगर लेटर, वो आप उस टाइम मंगवा लें, ताकि एक ही DHL एक ही कोरियर आएगा तो आपको जो है वो चार्जेस कम पड़ेंगे। पहले अगर आप मंगवा लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेशन बाद में मंगवाते हैं, तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड की कापी वहाँ से नोटरी पब्लिक के टेस्ट करवा के वो आपको भेजें साथ, ठीक है, और फिंगर लेटर भेजें। बस ये 3 डॉक्यूमेंट आपने वहाँ से मंगवाने हैं, ठीक है। पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड की कापी नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड, उसके अलावा फिंगर लेटर, और 3 और चौथी स्पेनिश ट्रांसलेशन, ये 4 चीज़ें वहाँ से यहाँ पाकिस्तान में आनी हैं। तो अब आपकी तकरीबन फ़ाइल कंप्लीट है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ। फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं, फैमिली फ़ोटोज़ कोई भी आप 4-5 ले लें, वो काफ़ी हैं। 4-5 मतलब कि शादी वाले दिन की, वलीमे वाले दिन की 1-2 हों। कुछ फैमिली फ़ोटोज़ मतलब कि आगे पीछे अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी कोई फ़ोटोज़ हों तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें जो है उनको रिक्वायर्ड भी वैसे होती हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं भी जमा करवाते, आपके पास नहीं है, तो आप साथ एक एप्लीकेशन दरख्वास्त लिख के जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है, रिसिप्ट जो कि आपके हस्बैंड ने आपको स्पेन से पैसे भेजे हुए हैं ना, मतलब कि यही कि प्रूफ करवाना है कि आप उन्हीं पे डिपेंड हैं, तो उन्हीं, ज़ाहिर सी बात है, उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। बस वैसे ही आपने रिलेशनशिप शो करने के लिए जो है ना वो साथ रिसिप्ट अटैच कर देनी है, जो कि उन्होंने पैसे भेजे हैं। वैसे तो आजकल नॉर्मली बैंक ट्रांसफ़र ही होते हैं, अगर तो बैंक ट्रांसफ़र है तो उनकी रिसिप्ट आप लगा लें, या जो भी आपके 4-5 वो लगा लें, बस इतनी काफ़ी है। अब जो अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास मिस है तो आपने करना क्या है, एक एप्लीकेशन दरख्वास्त लगा लेनी है, साथ अटैच कर लेनी है। कोई रीज़न बता दें, अगर रीज़न नहीं भी है तो बताएं कि हमारे पास नहीं है ये चीज़। तो अगर ये आपके पास हैं, आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं तो कीजिए, कंप्लीट करें, ताकि आपकी फ़ाइल को आगे जाके पेंडिंग नहीं होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट कीजिएगा लाजमी। तो आपने ये फ़ाइल जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तकरीबन अब फ़ाइल आपकी कंप्लीट है। उसके अलावा आपकी क्या चीज़ें रह गई हैं, अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, और वो आप ख़ुद देख लें कि जब आप फ़ाइल कंप्लीट कर रहे होंगे
तो उसी टाइम आप अपनी अपॉइंटमेंट पहले ही ले लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है महीना बाद की जब आप लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जब आपके वहाँ से पास हो जाएं, जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो साथ अपॉइंटमेंट भी ले लें, ताकि महीना बाद की अपॉइंटमेंट हो, 1 वीक या 2 वीक में आपके, बल्कि 1 वीक 2 वीक नहीं, कह लें कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सब निकलवा लें यहाँ से, अपोस्टाइल में तकरीबन 2 से 3 वीक लग सकते हैं, उसके अलावा पोस्टल हो गया है तो ट्रांसलेशन में 1 वीक लग सकता है। तो उतने में आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट की डेट भी आ जाती है। कोशिश करेंगे जब आप पोस्टल होके आ जाएँ, फिर आप अपॉइंटमेंट ले लें, सारा ट्रांसलेशन के लिए भेज दें, वो 1 वीक में आ जाएँ, तो तब आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी। उसके अलावा क्या रह गया, एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो आप कि जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, तो आप वो वैसे जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है ना, आप कोई बेहतर यही है कि आप इस्लामाबाद की है या लाहौर की है, तो वहाँ पे आप जाते हैं, तो ऑफ़िस के आसपास ना साथ छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हैं, कंसल्टेंट के बने हुए हैं, वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उन्हें आइडिया भी है, काफ़ी अच्छा होता है, और उनका काम होता है ना डेली का ये, तो वो 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर आपको फिल कर देंगे। उसके मेरा ख्याल है चार्जेस हर किसी के मुख्तलिफ हो सकते हैं, 2000 किसी के 3000 हो सकते हैं, किसी के हो सकता है 5000 भी हों, तो मेरा ख्याल है कि 2000 3000 में अभी जो है वो फिल करके दे रहे हैं, तो वहाँ से आप करवा लें, वो बेहतर है। उसके अलावा बस अब आपकी फ़ाइल कंप्लीट है। अगर चेकलिस्ट के मुताबिक बात करें जो उन्होंने बताया, बस साथ एक पासपोर्ट, आपका जो एप्लीकेंट का पासपोर्ट है ना, और आईडी कार्ड, इसकी कलर कॉपी भी होनी चाहिए। बस ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपकी फ़ाइल कंप्लीट है और आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब एक चीज़ और रह गई है, वो क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये बात आपको मैं नहीं बता सकता, ये आपको बता सकते हैं जो कि इम्तिहाना वाले हैं, वीज़ाट्रॉनिक्स वाले हैं। पहले वो BLS वाले थे, अभी चेंज हो गई है कंपनी, इम्तिहाना हो गई है, तो TCS वीज़ाट्रॉनिक्स वाले आपको बता सकते हैं। वो आपकी फ़ाइल देखते हैं, फिर बताते हैं कि अपॉइंटमेंट चाहिए। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, इससे पहले होता था कि पहली अपॉइंटमेंट लेके जाते थे वो, अगर उनको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए तो वो आपको एक लेटर देते थे कि ट्रैवल हिस्ट्री लें हैं। FIA के ऑफिस आप जाते हैं, वो लेटर लेके उनका, वो FIA वाले आपको ट्रैवल हिस्ट्री देते हैं 2 दिन में 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नॉर्मली 4 से 5 दिन लगाते हैं नॉर्मली, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी, ठीक है। तो पहली अपॉइंटमेंट अक्सर लोगों की मिस हो जाती थी। अभी आजकल में कुछ लोगों के साथ वो कर रहे हैं ये, कि कहते हैं कि फ़ाइल आप अपनी जमा करवा दें, ये लेटर ले लें, ये आप ट्रैवल हिस्ट्री जिस दिन आपको मिल जाए आप अलग से आके विदाउट अपॉइंटमेंट जमा करवा दीजिएगा। तो ये आपके लिए आसानी पैदा उन्होंने की है, तो उम्मीद है कि ये हर किसी के साथ करेंगे। वैसे आजकल में मैंने 2-3 केस के साथ हुआ ऐसा देखा है कि उन्होंने ऐसा किया। इससे पहले तो वो नहीं थे करते, कहते थे कि ट्रैवल हिस्ट्री भी साथ हो, फिर ही फाइल जमा करेंगे, और एक ही अपॉइंटमेंट पर, पहले वाली अपॉइंटमेंट आपकी फिर ज़ाया हो जाती थी, दूसरी आपको लेनी पड़ती थी, तो ये प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी पड़ती थी। अभी ये उन्होंने आसानी पैदा की है। अब मैं क्यों नहीं बता सकता आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए। आप अगर सिंगल हैं, मतलब सॉरी आपके बच्चे नहीं हैं, मतलब कि सिंगल का मतलब ये है आपके बच्चे नहीं हैं, आप अकेली अप्लाई कर रही हैं अपना वीज़ा, तो अभी ट्रैवल हिस्ट्री आपको चाहिए हो सकती है, ये नहीं कि जिनके बच्चे उन्हीं को चाहिए। और अगर हो सकता है कि वो आपसे ना रिक्वायर्ड करें, वैसे जमा कर लें। अब ट्रैवल हिस्ट्री मैं अगर आपको कहूँ भी कि आप एहतियातन निकलवा लें अपनी, तो भी आप निकलवा नहीं सकते जब तक आपको वीज़ाट्रॉनिक्स वाले एक लेटर ना दें। वो एक लेटर देते हैं, तो वो लेटर लेके FIA के ऑफिस जाते हैं, तो फिर वो लेटर वहाँ पे दिखाया जाता है, तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री मिलती है, उसके बगैर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिलती। तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि ट्रैवल हिस्ट्री आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आप एहतियातन भी निकलवा नहीं सकते। तो आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करें, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, कोशिश करें कि अपनी अपॉइंटमेंट से पहले ही, कुछ दिन पहले ही आप जो है वो 2 वीक पहले वीज़ाट्रॉनिक्स चक्कर लगाएं अपनी अपॉइंटमेंट लेके। अंदर वो जाने देते हैं विद, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, चाहे डेट कुछ दिन बाद की भी है, तो आपको गार्ड अंदर जाने देगा। आप जाके अपनी फ़ाइल उनको दिखाएं और पूछेंगे हमें ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो फिर आपको बताएंगे। अगर चाहिए तो वो साथ आपको लेटर दे देंगे, तो आपका, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आप की अपॉइंटमेंट पहले ही ज़ाया हो। तो क्योंकि अभी तो वैसे नॉर्मली वो टाइम दे रहे हैं, कहते हैं कि मैंने 2-3 केस के साथ ऐसा हुआ देखा। बहरहाल मैं इसकी कोई ये नहीं बता रहा कि परमानेंट वो आपके साथ यही करेंगे। कुछ लोग बाद में ये ना कहें कि हमने वीडियो देखी थी इसलिए हम इजीली होकर चले गए, तो उन्होंने हमारी फ़ाइल सबमिट ही नहीं की, उनका ट्रैवल हिस्ट्री लेके हैं, पहली अपॉइंटमेंट ज़ाया होगी। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 केस के साथ ऐसा हुआ देखा है, बाकी नॉर्मली वो ऐसे करते नहीं हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद ही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।